स्पाइडरमैन गेम्स की स्विंगिंग इतनी चैलेंजिंग क्यों थी और इन्हें किस गेम से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था? क्या रियल मीनिंग है प्लेस्टेशन के स्पाइडरमैन की रेड, ब्लू और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन का और इनकी क्या अहमियत है? स्पाइडरमैन की ओरिजिनल लुक को बाद में चेंज क्यों किया गया और इसके पीछे आखिर क्या ओरिजिनल रीजन था? इन गेम्स के अंदर आप मार्वल और पॉप कल्चर के कौन कौन से लोकेशंस को विजिट कर सकते हैं? साथ ही साथ इस पूरी के पूरे फ्रेंचाइजी का सेल्स और कलेक्शन क्या था और कैसा होने वाला है इसका आने वाला फ्यूचर? सोनी के अंदर बनी हुई रीसेंट स्पाइडरमैन गेम सोनी की सबसे बेहतरीन गेम तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत जल्द सबसे बेहतरीन सुपर हीरो गेम भी बन चुकी है। एंड डेफिनेटली आपने खेला हो या ना खेला हो, आप इस गेम के फैन तो जरूरी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी गेम के बनने के पीछे के 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लेस्टेशन 4 पर स्पाइडरमैन की गेम कैसे आई और ये सोनी पहले नहीं कर सकता था? खैर, इस गेम के कॉन्सेप्ट की शुरुआत तब हुई थी जब सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉनी बूथ इंसोम्नियाक गेम्स के सीईओ टेड प्राइस से मिली थी। तब उस जमाने में इंसोम्नियाक गेम एक्चुअली अपने आप में एक इंडिविजुअल कंपनी थी और उन्होंने रिसेंटली एक्सबॉक्स एक्सक्लूसिव सनसेट ओवरड्राइव नाम का गेम रिलीज किया था। यहीं पर कॉनी बूथ ने मार्वल से जुड़े हुए अपने कैरेक्टर्स की एक्सक्लूसिव गेम बनाने की बात की थी। बट जैसा कि इंसोम्नियाक हमेशा अपने ओरिजिनल आइडियाज पर काम करता था, वो इस गेम को बनाने के लिए काफी रिलक्टेंट थे। बट इंसोम्नियाक में मौजूद बाकी दूसरे डेवलपर्स इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड थे। साथ ही साथ क्रिएटिव डायरेक्टर्स जैसे कि ब्रायन इंतहार और सीईओ टेड प्राइस ने भी इस बात को रियलाइज किया कि स्पाइडरमैन एक्चुअली एक काफी रिलेटेबल कैरेक्टर है जिसके साथ काफी कुछ किया जा सकता है कंपेयर टू अदर डिफरेंट सुपर हीरोज। और ऐसे इंसोम्नियाक के अंदर स्पाइडरमैन गेम्स की शुरुआत हुई। इस गेम के को डायरेक्टर ब्रायन इंतहार ने लीड राइटर जॉन प्रिकेट के साथ मिलकर काम किया था, जिनके अंडर बेन आर्फमैन, केल्सी बेंचम, क्रिस्टोस गेज और डैन स्कॉट जैसे राइटर्स थे, जिन्होंने इंसोम्नियाक के लिए एक ओरिजिनल स्पाइडरमैन को क्रिएट किया था, जिसके लिए उन्होंने मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन की कई सारी कहानियों से इंस्पिरेशन लिया था और स्पाइडरमैन के अलग अलग एलिमेंट्स को इन्हीं कहानियों से उठाया गया। वहीं पर इस गेम की सबसे बड़ी जान यानी स्पाइडरमैन की स्विंगिंग बनाना इतना भी आसान नहीं था एंड डेफिनेटली यहाँ पर कई सारे मैथ और फिजिक्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन गेम्स के अंदर स्विंगिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करती थी, बट सरप्राइजिंगली इसे क्लासिक स्पाइडरमैन 2 गेम ने काफी अच्छे से सॉल्व किया था, जहां पर उस समय इस गेम के टेक्निकल डायरेक्टर जेमी फ्रिस्ट्रॉम ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि उस समय उन्होंने रे कास्टिंग नाम के एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया था, जिसमें स्पाइडरमैन और उसके अटैच्ड वेब के बीच में कितने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं उसको कैलकुलेट किया जाता था और उसी के हिसाब से स्पाइडरमैन की डायरेक्शन या ट्रेजेक्टरी डिसाइड होती थी। और बेसिकली स्पाइडरमैन की स्विंगिंग का यही मूल आधार है। वहीं पर न्यूयॉर्क की सिटी को डिजाइन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था एंड डेफिनेटली गेम के अंदर एक बार में ही पूरी की पूरी सिटी को रेंडर करना आपके PS4 को तबाह कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर पूरे के पूरे मैप को 800 स्क्वायर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हर एक सेक्शन 128 मीटर स्क्वायर यानी 1380 स्क्वायर फुट है और कैरेक्टर जहां पर भी होता है उसके आसपास उतने ही एरियाज को रेंडर किया जाता है और उसके आगे बढ़ने पर दूसरे स्क्वायर यानी टाइल को लोड किया जाता है और पिछले टाइल यानी स्क्वायर के मेमोरी को रैम से हटाया जाता है। साथ ही साथ स्पाइडरमैन जब स्विंगिंग में अपनी सबसे तेज फॉर्म में होता है तब यहाँ पर हर सेकंड एक नया टाइल लोड किया जाता है। बात करें अगर कैरेक्टर्स की तो उनके रियलिस्टिक लुक को देने के लिए हर कैरेक्टर्स पर तकरीबन 60,000 वर्टिसेस का इस्तेमाल किया गया है। 3D मॉडलिंग के अंदर वर्टिसेस उस पॉइंट्स को कहते हैं जिनके इस्तेमाल से ही डिफरेंट काइंड ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है और चीजों को जितना डिटेल दिखाया जाता है उनमें उतनी वर्टिसेस दिखाई जाती है। वहीं पर बात करें स्पाइडरमैन के नए आइकॉनिक सूट की तो इसे बेसिकली स्टीव डिट्को के स्पाइडरमैन के डिजाइन को होमाज देते हुए बनाया गया था, जिसके अंदर रेड, ब्लू और व्हाइट के कलर कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस सूट पर इनका अपना इम्पोर्टेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू एरिया थोड़ा पतला और काफी फ्लेक्सिबल होता है और इसका उन जगहों पर इस्तेमाल किया गया है जहां पर स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा मूव करता है। वहीं पर रेड एरियाज थोड़े ज्यादा थिक हैं जो स्पाइडरमैन को माइनर खरोचों और डैमेजेस से बचाते हैं। वहीं पर व्हाइट एरिया फ्लेक्सिबल तो है लेकिन वो कार्बन फाइबर जितना मजबूत है। अब पहली गेम आई भी और सक्सेसफुल भी रही, लेकिन वहीं पर सोनी ने इस गेम को रीमास्टर करने का फैसला किया PS5 के लिए और उसके साथ आया स्पाइडरमैन का नया कंट्रोवर्शियल डिजाइन।
खैर आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि स्पाइडरमैन का इनिशियल फेस और मोशन कैप्चर के लिए लुक अमेरिकन एक्टर जॉन बबनियाक पर मॉडल किया गया था। जो स्पाइडरमैन की एज के हिसाब से जॉन बबनियाक का लुक स्पाइडरमैन को काफी सूट कर रहा था, लेकिन वहीं पर रीमास्टर वर्जन्स के अंदर यहाँ पर इस लुक को बेन जॉर्डन के लुक से चेंज कर दिया गया। जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि सोनी का ये एक डर्टी कैश ग्रैब स्कीम था, क्योंकि रीमास्टर करके बेचने के लिए उन्हें कुछ नया चाहिए था। साथ ही साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टॉम हॉलैंड के लुक से भी ये लुक काफी सिमिलर था। लेकिन वहीं पर स्पाइडरमैन के वॉइस आर्टिस्ट यूरी लोवेंथॉल ने इस बात को क्लेम किया है कि यहाँ पर उनकी वॉइस बेन जॉर्डन के मोशन कैप्चर के साथ काफी अच्छे से सूट करती है, जिसके कारण सोनी का ये डिसीजन सेंस बनाता है। खैर शक्ल कोई भी हो, बट यहाँ पर आवाज यूरी लोवेंथॉल की थी, जिन्होंने एक्चुअली इस कैरेक्टर के लिए कई सारे अलग अलग अपनी आवाज के वेरिएंट्स को क्रिएट किया था। और अगर आप यूरी लोवेंथॉल को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बेन 10 और नारुतो के सासुके की आवाज इन्होंने ही दी थी। खैर नॉर्मल कैरेक्टर्स को आवाज देना और इस कैरेक्टर को आवाज देने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वीडियो गेम्स कैरेक्टर के कई अलग अलग स्टेट होते हैं, जिसके कारण एक ही डायलॉग को नॉर्मली भी बोला जा सकता है, एक्सर्शन के साथ भी बोला जा सकता है, जिसके कारण यहाँ पर यूवी लोवेंथॉल ने अलग अलग प्रकार के परफॉर्मर्स और गेम में मौजूद स्टंट परफॉर्मर्स से काफी अच्छी खासी ट्रेनिंग भी ली थी। और थ्रू आउट ऑल 3 गेम्स उन्होंने ही पीटर पार्कर को अपनी आवाज दी थी। बात करें अगर यहाँ पर सेकंड गेम यानी स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस की, तो यहाँ पर माइल्स मोरालेस का हिंट हमें पहले ही गेम के अंत में दिया गया था, और यहाँ पर इस गेम की तैयारी पहले गेम की खत्म होने के बाद ही शुरू हो गई थी, और तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर इसका पूरा मोशन कैप्चर भी कंप्लीट कर लिया गया था। और ये फाइनली PlayStation 5 के साथ एक्चुअली अनाउंस किया गया था, जिसके अंदर कुछ नए सेट पीसेस, कॉम्बैट और विलेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पर PlayStation 5 के नए रे ट्रेसिंग हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर परफॉर्मेंस मोड में ये गेम PlayStation 5 पर 4K 60 FPS रन कर सकती है। इस गेम की पहले की कहानी को एक्चुअली स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस विंग्स ऑफ फ्यूरी कॉमिक्स के अंदर रिलीज किया गया था, जो पब्लिश हुई थी 10 नवंबर 2020 को, जहां पर इस कॉमिक बुक के इवेंट्स स्पाइडरमैन गेम के तुरंत बाद के हैं, जिसमें माइल्स की सॉर्ट ऑफ ओरिजिन को एक बार फिर से एक्सप्लोर किया गया था। और यहाँ पर इस कहानी का मेन विलन वल्चर था, जिससे माइल्स डील करता है। खैर अगर बात ईस्टर एग्स ढूंढने की है, तो इस गेम के अंदर फैंस ने बहुत सारे ईस्टर एग्स ढूंढने हैं, बट मार्वल फैंस के लिए यहाँ पर स्पेशल ईस्टर एग्स हैं, जहाँ पर जैसा कि न्यूयॉर्क पॉप कल्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस गेम के थ्रू आप उन सारे लैंडमार्क्स को एक्चुअली विजिट कर सकते हैं, जैसे कि घोस्टबस्टर का फायर हाउस वाला बिल्डिंग, साथ ही साथ साइनफील्ड का अपार्टमेंट, जेसिका जोन्स और मैट मर्डॉक के ऑफिसेस को भी आप इन गेम्स के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तो और इस गेम के अंदर एवेंजर्स टावर्स तक भी था। इस गेम के यूनिवर्स के अंदर माइल्स मोरालेस का रोल नेस्डी जेटर प्ले करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग की बात मालूम होगी कि उन्होंने इसी रोल को 2017 के स्पाइडरमैन के टीवी सीरीज में भी प्ले किया था। लेटेस्ट स्पाइडरमैन 2 गेम के अंदर यूरी लोवेंथॉल ने वेनम के सिम्बायोटिक बिहेवियर्स के लिए पीटर पार्कर के लिए एडिक्शन के बिहेवियर्स पर फोकस किया, और इस चीज के लिए यहाँ पर उन्होंने अपने फेमस दूसरे कैरेक्टर सासुके की आवाज पर पीटर पार्कर की एडिक्शन वाली आवाज को मॉडल किया। बात करें अगर सेल्स की, तो सबसे पहले गेम की बात की जाए तो अकेले PS4 पर ही इसने अपनी रिलीज के 3 दिन के अंदर अंदर 3.3 मिलियन यूनिट्स बेचे थे, जिसने इसे उस समय सोनी एक्सक्लूसिव्स में से सबसे फास्टिंग सेलिंग गेम इन हिस्ट्री में से एक बनाया, जहां पर इसने गॉड ऑफ वॉर के 3.1 मिलियन यूनिट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और तकरीबन इस दौरान इसने $198 मिलियन कमाए, जो बेसिकली साल 2017 के स्पाइडरमैन होमकमिंग के ओपनिंग वीकेंड यानी $117 मिलियन से भी कहीं ज्यादा है। और इसने सिर्फ 3 दिन में ये रिकॉर्ड तोड़ा, और इसने अब तक 33 मिलियन यूनिट्स के आसपास बेचा है, जिसमें इसका ओरिजिनल रीमास्टर और पीसी पोर्ट भी शामिल है। वहीं पर माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन PS5 के साथ रिलीज किया गया था, और ये उतने तेजी से नहीं बढ़ा था, और ये जुलाई 2021 तक सिर्फ और सिर्फ 6.5 मिलियन यूनिट्स ही सोल्ड कर पाई। वहीं पर इस साल रिलीज हुए स्पाइडरमैन 2 की बात की जाए तो इसने एक दिन के अंदर अंदर 2.5 मिलियन कॉपीज बेची हैं, और ये अब ऑफिशियली सोनी की फास्टेस्ट सेलिंग एक्सक्लूसिव वीडियो गेम इन हिस्ट्री बन चुकी है। बात अगर की जाए अवार्ड्स की, तो सबसे पहले गेम को मेजरली ब्रिटिश एकेडमी गेम अवार्ड्स के अंदर 3 नॉमिनेशंस मिली थी, लेकिन वहीं पर गेम क्रिटिक्स अवार्ड के अंदर इसे बेस्ट कंसोल गेम और बेस्ट एक्शन एडवेंचर गेम का अवार्ड मिला।
साथ ही साथ गेमर्स चॉइस अवार्ड के अंदर फैन फेवरेट एक्शन गेम, फैन फेवरेट सिंगल प्लेयर एंड गेमिंग एक्सपीरियंस और फैन फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस गेम को ही मिला। साथ ही साथ जापान गेम्स अवार्ड के अंदर इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला। वहीं पर माइल्स मोरालेस के गेम को बेस्ट म्यूजिक के लिए ब्रिटिश एकेडमी गेम अवार्ड्स मिला। साथ ही साथ एनी अवार्ड के अंदर इसे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर कैरेक्टर एनिमेशन इन वीडियो गेम, वहीं पर डाइस अवार्ड्स के अंदर इसे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन कैरेक्टर का अवार्ड मिला। एंड ऑफ कोर्स इस साल रिलीज हुए स्पाइडरमैन गेम को 3 गोल्डन जॉयस्टिक अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगर बात करें फ्यूचर की, तो इनसोम्निक के अंदर इस यूनिवर्स को और भी कहीं ज्यादा बड़ा किया जा रहा है, जहां पर इस बात की भी रिपोर्ट थी कि अगला स्पाइडरमैन गेम वेनम पर फोकस कर सकता है। साथ ही साथ रिसेंटली इसी यूनिवर्स के अंदर बेस्ड वुल्वरीन का अपना गेम भी लीक हुआ था। साथ ही साथ वुल्वरीन के साथ साथ आने वाले टाइम में हमें पूरा एक्समैन यूनिवर्स देखने को मिलेगा। तो आई गेस इनमें स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर होना काफी सेंस बना सकता है। बट फिलहाल सोनी ने अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया है और कोई भी रिलीज डेट अपनी तरफ से पब्लिश नहीं किया है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आप इस गेम सीरीज के बारे में और क्या क्या जानते हैं। और हाँ, सॉरी इस चैनल पर थोड़ी लेट से इस वीडियो को डालने के लिए, और जल्दी ही इस चैनल पर और भी ज्यादा कंटेंट आएंगे। और अगर उन्हें मिस नहीं करना है तो चैनल को एडवांस में सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपको एक और नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।